CUET के अंदर तो तुमको डोमेन सब्जेक्ट छोड़ना पड़ना है। CUET के अंदर तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना। डाउट्स वगैरह आएंगे तो क्लियर कर लेना बेटा ही तो मैं, अरे छोड़ के थोड़ा जा रहा हूँ मैं तुम्हारा। लो चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सुन लो, मैंने तुम लोगों के लिए पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट करके उनको बाइफरकेट किया है कि 1 मार्क का MCQ कौन सा आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, 3 मार्क्स का कौन सा आ सकता है और 4 नंबर का कौन सा आ सकता है। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा इसके अंदर ऑलमोस्ट तुम्हारे माइक्रो के और मैक्रो के सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे ये क्लास तुम्हारे लिए सिर्फ मैंने क्वेश्चंस बताने के लिए नहीं रखी है, मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूँगा तुमको, बट ये फुल एंड फाइनल एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से समझ लेना बस। इसके अंदर कोई भी मतलब मस्करी मत करना, विद ड्यू सिंसियरिटी के साथ इसको समझना, ठीक है। कि आपके पास MCQ किस टाइप का आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक कौन सा आ सकता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो कंटेंट मैं तुमको सॉर्ट करके दूंगा आज उस पर फोकस कर लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है। ये PDF में दूंगा, टेंशन मत लो, ये PDF तो मैं दूंगा 101%। इसके अंदर मैं तुमको एक्सप्लेनेशन भी सारा दूंगा, ठीक है। क्लियर है, एक रुपये भी नहीं लगेगा, फ्री में आएगा तुम्हारे पास, मत टेंशन लो तुम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज द वेल्थ ऑफ नेशन इज। पढ़ रखा है तुमने, अभी अपन ने 1-2 दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, एडम स्मिथ। याद रखना ये एक के दुक्के क्वेश्चन है जो ऑथर्स के ऊपर क्या हो सकते हैं तुम्हारे आ सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट मार्शल जी ने ये कॉन्सेप्ट क्या किया था, प्रोपाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद द इकोनॉमी विच इज इन विच ऑल इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, याद रखना, क्योंकि बच्चा जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को एक मान के कंफ्यूज होता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो मार्केट इकोनॉमी होती है, वहाँ पे सारे जो डिसीजंस लेता है वो कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। क्या लेता है, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या होता है वो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। आगे बात समझ में। और यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस। कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। आगे बात समझ में। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड इन अ मार्केट इकोनॉमी बाई। अब बताओ, ऑब्वियस सी बात है कौन सी इकोनॉमी आएगी। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे अपन, अभी मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है, और मार्केट फोर्स क्या है तुम्हारा, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर मार्केट हो गया आपका, क्या हो गया आंसर, यहाँ पे मार्केट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, जल्दी बताओ, प्राइसेस ऑफ गुड्स। माइक्रो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है या जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं। जो भी अपन पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो ये एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। आगे बात समझ में। तो माइक्रो के अंदर प्राइस ऑफ गुड्स आता है, क्यों, क्योंकि टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, याद करो GDP से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, एग्रीगेट प्राइस लेवल सेम कॉन्सेप्ट। तो प्राइस ऑफ गुड्स कहाँ मैटर करता है, डिमांड में। अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, किसी की प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हुम टू प्रोड्यूस भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पर कोई ऐसा रेयर बदनसीब होगा जो ये सोचेगा कि मेरे को गरीब कैसे बनना है
आज की तारीख में आदमी ये सोचता है वो तो ऑलरेडी अमीर है, उसकी तो छोड़ दे। तो आदमी आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। scarcity of resources give rise, scarcity of resource हाँ give rise to the problem of choice, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इसके कारण आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि अपन ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा, 500 रुपये का नोट इसके काम नहीं आ रहा तो मेरे काम आ जाएगा, भैया यार मेरे को दे दे यार, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को दे दे। तो ये ऑल्टरनेटिव यूज़ हो गया। ऑल्टरनेटिव यूज़ क्यों हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्या है, अच्छा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि जेब में पैसा कम है। अरे मेरी जेब में अगर करोड़ों अरबों रुपए होते तो मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं होती। अंबानी की तरह अगर अपना जीवन होता, भगवान की दया, हालांकि ऐसे अपने ऊपर बरसेगी तो नहीं, पर बरस जाए तो फिर अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक रेशनल कंज्यूमर है। क्या है, हम एक रेशनल कंज्यूमर के पास क्या है, रिसोर्सेज स्केर्स है, उनके ऑल्टरनेटिव यूज है। इसके कारण तुम्हारे पास क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। क्या है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण यहाँ बैठकर तुम इकोनॉमिक्स की रामायण पढ़ रहे हो। आगे बात समझ में। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए इकोनॉमी इज चाइना। कौन सी इकोनॉमी, हाँ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वन मैन आर्मी रूल है, सिंगल पर्सन ड्रिवन गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। क्या था इसका, कॉस्ट इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए ये कोई आदमी है और इस आदमी ने 12th पास कर ली, 12th पास करने के बाद इसको 6,000 रुपये महीने की नौकरी मिल रही है। कितने रुपए महीने की नौकरी मिल रही है। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है यार कि भैया एक काम करूं, मैं मेरा बीकॉम कर लेता हूं, बीकॉम करने के बाद मैं मेरा मास्टर कर लेता हूं, मास्टर करने के बाद हो सकता है कि मैं एमबीए कर लूं, एमबीए करने के बाद जो मेरा पैकेज है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये पर मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा पैकेज। तो इस 6,000 रुपये महीने की नौकरी को अभी छोड़ के जो वो 1 लाख रुपए का पैकेज लेने जा रहा है, तो वो जो छोड़ता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है, तो वो 6,000 रुपये महीना क्या होगी तुम्हारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला, कॉस्ट इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। आगे बात समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, मैं कह रहा हूं, मतलब आएगा, इसको रट लेना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो क्या होता है, समझ लो, मेरे को बोलने दो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which can be produced at given resources। यही बात खत्म नहीं हो रही है। ऑन द अजम्पशन, अब अजम्पशन क्या है, मैंने तुमको क्या बोला था, अगर मैं कोई सा भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या है तुम्हारा, अजम्पशन। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं आपके, फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, सारे रिसोर्सेज आप क्या कर चुके हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा जो आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और दूसरा क्या है, लास्ट मतलब 4th पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज इज नॉट सेम।
क्यों नहीं है सेम? समझो मेरी बात को ध्यान से कि मान लीजिए कि तुम लोगों ने 12th के अंदर बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी और बिल्कुल जी जान से मेहनत करी तुमने, ठीक है। अब जी जान से मेहनत करने के बाद हमारा जो प्यारा बलवानी है इसने बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत तन मन धन से इसने मेहनत करी, ठीक है। अब क्या हो गया, उसके बावजूद भी ये पूरे 27% लाया, 26% ले ले, एक नंबर से रह गया वो। अब भाई साहब मामला डिसमिस हो गया, ठीक है। अब मामला डिसमिस हो गया तो बाबूजी ने बोला यार कि बेटा मैं तेरे ऊपर जितना खर्चा कर सकता था उतना कर लिया, अब मैं तेरे ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं। बाबूजी ने बोला कि एक काम कर, अपने गांव में चल जाओ, वहाँ पे 5 बीघा ज़मीन है, वहाँ जाके खेती कर, मस्त रहे, गाँव में रहे। अब गाँव में चला गया तो भाई साहब ये यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया है, तो उदास एकदम, यार क्या करूँ यार, मेरे को तो ये खेती बाड़ी तो आवे कोड़ी यार, मैंने हमारी ज़िंदगी में खेती नहीं देखिया, कहीं करूँ ही मैं। अब सबसे पहला यहीं पे तुम्हारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी यही स्टार्ट होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या उगाना और कितना उगाना है। तो भाई साहब सबसे पहली समस्या तो इसके पास है कि मैं क्या उगाऊं, ठीक है। तो भाई साहब इसका सबसे खास दोस्त गया इसके पास, अनीस सेठिया, कि यार क्या हो गया बलवानी, मैं तेरी मदद करता हूँ, तू टेंशन मतलब, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा भाई तेरे साथ है, ठीक है। तो इसने बोला एक काम कर, तू इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर क्या उगा ले, राइस का प्रोडक्शन कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर इसका दूसरा मित्र गया ध्रुव, कि यार क्या दिक्कत आ रही है यार, मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है। तो ध्रुव ने बोला एक काम कर, तू इसके ऊपर क्या उगा ले, वीट उगा ले। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उस 5 बीघा ज़मीन पर जितना राइस उग रहा हो उतना ही वीट उगे। राइस का जो रिक्वायरमेंट है, उसको ग्रो करने की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, वीट को ग्रो करने की रिक्वायरमेंट क्या अलग है। राइस को पानी ज़्यादा चाहिए भैया, चावल उगाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए आपको। अब अपने राजस्थान में कहाँ चावल उगाने बैठोगे, यहाँ तो पानी की कमी है, अभी 1-2 महीने बाद सब सूखा लग जाएगा यहाँ तो। इसका मतलब तो ये एफिशिएंसी होगी तुम्हारे रिसोर्स की। तू राइस उगाएगा तो 40 टन राइस उगेगा और वीट उगा सकता है तो मान ले 100 टन उग जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अज्यूम कर लिया, आगे बात समझ में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो गई तेरी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भैया क्या उगाना है, राइस और वीट उगाना है। अब एक ने बोला राइस उगा, एक ने बोला वीट उगा। फिर सबसे समझदार आदमी गया इसके पास, हमारे मोदी जी, क्या करना है भैया कि एक काम कर, तू रिस्क मत ले, तू इस खेत के ऊपर एक काम कर, थोड़ी बहुत जगह पर तू चावल उगा ले और थोड़ी बहुत जगह पे गेहूँ उगा ले। ये भी बढ़िया आइडिया है, समझ में आ गया अगले आदमी के। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस खत्म होगी तेरी प्रॉब्लम। अब दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? या तो लेबर इंटेंसिव को यूज में लो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज में लो, ईजी है वो। उसके बाद होम टू प्रोड्यूस में भाई अगर मान लीजिए या तो तुम रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करो जो तुमको तुम्हारी कमोडिटी की ज़्यादा प्राइस दे दे, या पुअरर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर लो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होम टू प्रोड्यूस। आगे बात समझ में, या ऐसे लोग जो आपको कमोडिटी की ज़्यादा प्राइस दे सके, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी तेरे सामने कि भैया तेरे को क्या उगाना है, राइस उगाना और वीट उगाना है। तो तेने अब पॉसिबिलिटी बना ली। क्या बना ली तेने? अब पॉसिबिलिटी। तो यही आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शुरुआत है। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। और जो चित्र तुम बनाओगे वो कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बोथ आर वन एंड सेम थिंग। तो ये आपका राइस हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? वीट हो गया। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर अगर मैं राइस नहीं उगा रहा हूँ तो क्या कर लेगा? पूरा 100 टन वीट उगा लेगा। अरे उगाएगा नहीं उगाएगा। उसके बाद अगर मान ले दूसरी पॉसिबिलिटी में राइस, अगर आप राइस का क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको वीट का क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी में वापस से राइस बढ़ा रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लो, अब यहाँ ध्यान से सुन लेना इज्जत से। अगर मान लो तुमको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइस कितना उगेगा तेरा? 40 टन, लेकिन वीट कितना उग रहा है 100 टन। तो उस 100 टन वीट को उगाने के लिए, सॉरी उस 40 टन राइस को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें वीट को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा सेक्रीफाइस होगा। तो मैंने इस बार 20 से सेक्रीफाइस कर दिया तो 70 हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी पे ये चाहता है कि मैं राइस और बढ़ा दूँ, तो बढ़ा दे, कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा मना कर रहे देर से। तो यहाँ पर ये ले ले तू 40 ले ले। कितना ले ले तू? 40 ले ले। उसके बाद लास्ट पॉसिबिलिटी में अगर तू पूरा राइस उगाना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ेगा? वीट 0 करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। क्या है ये? और जब मैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को किस में रिप्रेजेंट करता हूं? डायग्राम में। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये हो गया आपका 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब सबसे पहला कितना है, ये तो वीट हो गया और ये क्या हो गया, राइस हो गया। क्या हो गया, ठीक है, नहीं हो सकता। फिर आपका एमओसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिसोर्स की एफिशिएंसी वो एक जैसी नहीं है। याद करो मेरा अजम्पशन, मैंने आपसे क्या बोला, अपन इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अज्यूम करो। या तो फोर्थ वाला जो अजम्पशन था ना मेरा, उसको हटा दे, उसको अवॉइड कर दे, तो फिर तो बात सेम हो जाएगी। 40 टन राइस उगा ले, 40 टन वीट उगा ले, तो एमओसी को क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो मैं भी समझाऊंगा। पर मेरा ये मानना है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे आप जो 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो उनका क्वांटिटी सेम नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जल्दी जल्दी क्लियर करना अपने को। अब 10 पे कितना आपका 70, तो ये 10 पे 70 हो गया। 20 पे कितना है, अरे तो ठीक है ना, गलती हो जाती है कभी कभी, क्या है वहाँ, ये लो 90। उसके बाद ये हो गया आपका 70, 70 के बाद ये हो गया आपका 30 पे 40, 40 के बाद ये हो गया आपका 0। तो ये बन गई आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अब इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। क्या होता है ये, और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एमओसी को। एमओसी होता है तुम्हारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द रेट एट विच, इट इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज, बिल्कुल, आउटपुट ऑफ गुड वाई इज सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल कंजम्पशन। फिर वही बात आ जाती है, यही तो चक्कर है। मैं बता रहा हूं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैं आपसे बात करूंगा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इन डिफरेंस कर्व के अंदर मैं कंज्यूमर हूं। क्या हूं, और जब मैं एक्स के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करूंगा तो वो MRS होगा। क्या होगा वो, तो ये गलती मत करना। तो द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल आउटपुट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। इसका फॉर्मूला, एमओसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ उनको एमओसी जल्दी से। यहाँ पर मैं एमओसी निकाल के बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये एमओसी हो गया आपका। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई क्या हो गया, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। अब ये समझते जाओ, मतलब इतना सारा लिखने बैठूंगा तो हो गया काम। लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई और अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स। अब जल्दी से समझ लो, एमओसी का इंप्लीकेशन समझो तुम तो। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है, एमओसी का इंप्लीकेशन आपसे किताब फर्स्ट पे तो नील रहेगा, क्योंकि पहली पॉसिबिलिटी में नाइदर देयर इज ए इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई और वाइस वर्सा। ठीक है, अब आपने राइस का प्रोडक्शन 0 से 10 करा, वीट का 100 से 90 करा, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 10, और डेल्टा एक्स भी कितना हो गया 10, तो 1 हो रहा है। कितना हो रहा है 1। इधर ध्यान लगाओ अभी प्लीज, 90 से 70 हो गया तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 20 का, गेन हो रहा है 10 का, तो 2 हो गया। अब 70 से 40 हुआ तो 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इसलिए इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एमओसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सवाल ये आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं इसकी। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि एमओसी पीपी कर्व कॉनकेव क्यों है, ये भी एक सवाल आ सकता है। पहले तो मैंने बताया पीपी कर्व क्या है, फिर मैंने बताया कि ये पीपी कर्व ये है, फिर मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्लोप है वो कॉनकेव है। अब वो कॉनकेव क्यों है, एमओसी की वजह से। फिर मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि एमओसी क्या है, पर उसका जो स्लोप है वो कॉनकेव एमओसी की वजह से क्यों है, क्योंकि फॉर एडिशनल आउटपुट ऑफ गुड एक्स, ध्यान से सुनना, इसका मतलब राइस, अपने एग्जाम्पल के लिए के फॉर्म में क्या हो गया हो राइस, प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर। ये इंपॉर्टेंट है, मोर एंड मोर। क्या इंपॉर्टेंट है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, मतलब मेरा हो गया यहां पर वीट।
एक्स कमोडिटी की एडिशनल प्रोडक्शन के लिए वाई कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को क्या करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। ये होता है आपका MOC। और MRS क्या होता है, एक्स कमोडिटी की एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा। ये होता है MRS। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे आ जाओ। राइट एनी टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर ये सवाल भी नहीं आया तो फिर तुम्हारा पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा देता हूँ। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पिछले साल आया है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की संभावना ज़्यादा है, माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस की संभावना ज़्यादा है। आगे बात समझ में। तो माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, माइक्रो के अंदर क्या होता है, जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस पे डिस्कस करते हो, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हो। किस पे करते हो, इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या हो गया आपका, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, तो वो क्या होता है आपका माइक्रो होता है। क्या होता है वो। और जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी एज ए होल डिस्कस करते हो, क्या करते हो, इकोनॉमी एज ए होल आप डिस्कस करते हो, तो वो मैक्रो होता है। क्या होता है, मैक्रो। उसके बाद जब आप माइक्रो की बात करोगे तो आपके जो मैक्रो वेरिएबल है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे। और जब आप मैक्रो की बात करोगे तो माइक्रो वेरिएबल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नहीं तो पैराडॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, आगे बात समझ में है। तो जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट रहेगा, मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिख देना यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड लिख दो, इंडिविजुअल डिमांड लिख लो। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो गया। आगे बात समझ में, रेवेन्यू लिख दो, कॉस्ट लिख दो, शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लिख दो, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लिख दो, शॉर्ट रन रेवेन्यू लिख दो, फलाना ढिमकड़ा लिख दो। ठीक है, माइक्रो और कुछ भी याद नहीं आवे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नाम लिख देना, खत्म कहानी। ठीक है, वो माइक्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, मैक्रो के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, नेशनल इनकम आ गया जैसे। ठीक है, नेशनल इनकम के बाद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई लिख देना, जनरल प्राइस लेवल लिख देना, और फिर कुछ भी समझ में नहीं आवे तो मैक्रो के चैप्टर के नाम लिख देना। आगे बात समझ में, ये इसका डिफरेंस क्लियर। उसके बाद पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की संभावना है तो कम, लेकिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, भले ही ये पिछले साल आ गया हो पर इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मान लो कि ये 2 नंबर में आया हो, 4 नंबर में आया हो, 3 नंबर में आया हो, तो 1 नंबर में जरूर कुछ ना कुछ तो पूछेगा हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जहां पर आप किसके ऊपर बात करते हो, फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हो। इसका मतलब व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, एंड व्हाट वुड बी और क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या पिछले साल 10% से बढ़ी, इस साल 10% से बढ़ी, तो हो सकता है कि अगले साल भी 10% से बढ़ जाए। तो फैक्ट और फिगर भी आ गया, और क्या था, क्या है और क्या होगा उसके बेसिस पे। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब ये है कि आज इतने दिनों बाद यहाँ पर पढ़ने आया तो हो सकता है इसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी ने मेरे से कह दिया कि यार उसको तो समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो। सुनेजा कह रहा है कि वो तो बीमार हो रहा 2 दिन से इसलिए पढ़ने नहीं आ रहा। ठीक है, ध्रुव पटेल कह रहा है कि अरे नहीं यार वो तो घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। सेठिया कह रहा है अरे नहीं वो तो दूसरे मास्टर की ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो ये ओपिनियन ऑफ द पीपल हो गया। क्या हो गया ये, तो यहाँ पर अपन किसके ऊपर डील करते हैं, ओपिनियन ऑफ द पीपल। ओपिनियन ऑफ द पीपल का मतलब ये होता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भैया इसकी आंखों पे चश्मा लग रहा है तो क्यों लग रहा है यार, आंखें खराब है इसलिए चश्मा लग रहा है। तेरी आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो तू एकदम से ले ले कि मेरे बारे में केवे जो भी केवे। या फिर हो सकता है कि ये अपने शौक से चश्मा पहन रही है। ठीक है, फैशन वेशन का रोल आ गया। तो अलग अलग लोगों ने क्या कर दी, जैसे इकोनॉमिक्स है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर हर इकोनॉमिस्ट क्या करता है, अपनी अलग अलग राय देता है। एडम स्मिथ जी बोलते हैं अलग काम करो, इधर मार्शल जी कहते हैं अलग काम करो, उधर प्रोफेसर केनियस कहता है अलग काम करो। ठीक है, वो कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर अपने को याद है, उधर मार्शल जी कहते हैं यूटिलिटी को नंबर में मेजर करो, इधर JRX कहता है कि नहीं तुम तो प्रेफरेंस दो। तो ये ओपिनियन ऑफ द पीपल हो गया। क्या हो गया है, ओपिनियन ऑफ द
पीपल। कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी देख लो, मैंने क्या बोला था, एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी। देखो दो ही इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, मतलब या इधर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, यहाँ पर इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर मेन जो इनका काम है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या है इनका मेन काम, और यहाँ पर जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस। कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस, मतलब आपका हो गया डिमांड एंड सप्लाई। आगे बात समझ में। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए इसके। आगे बात समझ में। उसके बाद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लेना अच्छे से, इसी के साथ बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में उस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना भूल गया था। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड from consumption of each unit of a commodity will tend to decline and a stage must ultimately come when it becomes zero and negative। ये Q हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 रटा दिया मैंने तुम्हें ये। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद दो assumptions और आएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम, ये नहीं पढ़ाया था, एंड कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूअस। एक वस्तु की मानक इकाई, इसका मतलब नॉट अ बाइट ऑफ चपाती, पूरी की पूरी चपाती कंज्यूम करो, और इतना ही नहीं उसको लगातार कंज्यूम करो। क्या करो उसको, तो ये दोनों बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, बहुत 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 और बहुत अच्छे से। आगे बात समझ में। फिर जब इसका डायग्राम बनाएगा तो ये MU लिख देना डायरेक्ट, TU FU मत लिखना ज़्यादा जल्दी हो तो। ये हो गया 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0, उसके बाद -2, 6 तक ही लेना मतलब अपने को है ना। तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हो गया ये आपका, तो व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ ए कमोडिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, अ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन इट बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। इसका एक चित्र बनेगा, ये तो आपका टोटल यूटिलिटी रहेगा और मार्जिनल यूटिलिटी शुरू से क्या रहेगा, डिक्लाइनिंग रहेगा। इसके रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, ईजी है। MU डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब TU इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से। MU 0 है तो TU क्या है, देखो TU एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कोई सा भी मार्जिनल अगर नेगेटिव है तो टोटल डिक्लाइन होगा, कोई सा भी मार्जिनल अगर जीरो है तो टोटल क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, कोई सा भी मार्जिनल अगर कम हो रहा है तो टोटल इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, और कोई सा भी मार्जिनल अगर बढ़ रहा है तो टोटल इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर। अब इनमें से कोई ना कोई सी एक रिलेशन आएगा ही आएगा, ये श्योर है। जैसे मैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं तो पहले MP बढ़ रहा है तो TP बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर MP कम हो रहा है तो TP इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, फिर MP 0 हो रहा है तो TP मैक्सिमम होगा, MP नेगेटिव तो TP डिक्लाइन। भगवान ने अगर तुमको बुद्धि भ्रष्ट कर दी तुम्हारी वहाँ पे मान लो, और तुम्हारे को एक कोई सा भी रिलेशन याद नहीं आ रहा, तो दो रिलेशन तो फिक्स है, मतलब जब मार्जिनल 0 होगा तो टोटल मैक्सिमम होगा, और जब मार्जिनल नेगेटिव होगा तो टोटल क्या होगा, डिक्लाइन। ये दो तो लिख के आ जाना, जिसमें दो एक नंबर तो मिल ही जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है फंडा। उसके बाद अगला है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, बहुत ईजी है, मोर देन होता है, मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, तो यहाँ पर ED इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सिंपल बात है। ये समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कोई डाउट है इसके अंदर ध्रुव, आगे। अब आता है द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, बहुत ईजी है, बताओ मूवमेंट कब होता है डिमांड कर्व के अंदर, मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड। आगे बात समझ में, जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड चेंज होती है, जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड चेंज होने के कारण डिमांड कर्व में, सेम कर्व में या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा, जिसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा याद रखना, ठीक है। भले 1 नंबर में आए, भले 2 नंबर में आए, भले 3 में आए या 4 में आए, हर वेटेज के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बता रखा है मैंने, क्या होता है बताओ।
पी एक्स इंटू, हाँ क्या होता है, एक इनकम ऑफ ए कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी। ठीक है, तो ये प्राइस और ये है आपका आंसर, इसका बी वाला आंसर है इसका। आगे बात समझ में, वो P1 इंटू ये मतलब आपको ये क्वांटिटी दिया हुआ है इसका, प्राइस एक्स का प्राइस और एक्स का वो क्वांटिटी प्लस वाई का प्राइस और वाई का क्वांटिटी, वो थोड़ा सा क्या है गड़बड़ हो गया हो। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू, याद रखना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर क्वेश्चन परसेंट में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको वैल्यूज दिया हुआ है तो ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या फॉर्मूले क्या आगे माइनस लगाना, क्या लगाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, क्या होता है प्राइस में और डिमांड में, तो एक वैल्यू आपका माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस फ्री। आगे बात समझ में, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, मान लो क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में दिया हुआ है तो फॉर्मूले के आगे माइनस मत लगाना, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस में दिया हुआ है तो फॉर्मूले के आगे माइनस लगा देना। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अब ये तो बहुत इस तरह के तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20% दिया हुआ आपको और यहाँ पर भी 20% दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है यूनिटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 20, तो 20/20 बरोबर 1। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्री होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, याद हो तो, परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड कितना भी बढ़ाओ कितना भी कम करो, लेकिन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तीसरा यूनिटरी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर के रेफरेंस से भी मैंने समझा रखा है। और एक होता है आपका ग्रेटर देन 1, क्या होता है, तो ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और लेस देन 1 के अंदर क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लेना, और इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल आएगा, और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, बहुत बेसिक, मतलब तुम्हारे 99% आएगा सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। मुझे नहीं लगता कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देगा और कोई मिसिंग वैल्यू निकालना होगा, निकालना भी हो तो भी अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, लगा के आंसर निकाल लेना। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक, बताओ क्या होता है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, सारे कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो वो मार्केट डिमांड होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जहाँ पर एक सिंगल बायर डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइस पे क्या करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अरे यार मार्जिनल यूटिलिटी है तो। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, वो तो आपका टोटल यूटिलिटी होता है। क्या होता है वो आपका, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। हाँ बोलो, ठीक है, टीओ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, ये पढ़ रखा अपन ने और बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा। ठीक है, अब ये देखो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आ रहा तुम्हारे पास, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ पे लिखो ऐसे P और ये Q, प्राइस कितना है 3 रुपये, तो क्वांटिटी कितना आपका 200, और जब प्राइस आपका डिक्रीजेस 2 और बाई का ध्यान रखना बच्चों, अगर बाई 2 रुपये होता तो क्या करता, यहाँ पर 1 रुपया होता, लेकिन 2 लिखा हुआ है 2 रुपीज़, तो कितना हो गया आपका डिक्रीजेस 2, तो यहाँ पर लिख दो आप सीधा का सीधा 2, कोई बात नहीं, आप एवरीथिंग इज फेयर, तो यहाँ पर लिख दो 2, और डिमांड इंक्रीज हो गया आपका 300 पर आ गया, कितने पर आ गया आपका 300 पर आ गया। अब बहुत इजी है, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू कितना आपका 100, डेल्टा पी कितना -1। पहले इस माइनस की पिक्चर को खत्म करो, माइनस क्या है, नासूर होता है, ये परेशान करता है बाद में।
ठीक है, मतलब शुरू से लेकर अगर इसको आखिरी तक खींच के चलोगे ना तो ये दिमाग खराब करेगा आपका। तो इसको पहले फ्री करो, अब मल्टीप्लाई कर दो पी कितना आपका 3 और क्यू कितना आपका 200, इसको इससे काट दो, कितना हो गया ये 2। ठीक है, तो 3/2 आपका आंसर आ रहा है। तो 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। ईडी इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, अब ये पूछ ले सवाल कि इसका नेचर बताओ, तो ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो यूनिटरी है, 1 से कम है तो लेस देन यूनिटरी है, और 1 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन यूनिटरी। अगर 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर मान लो इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, नो टेंशन रहो। अभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, ये एश्योरिटी है। तो इस पैटर्न के ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। आगे बात हम परसेंटेज वाले में तो क्या डिवाइड करना है, इसके अंदर थोड़ा सा माइनस करके टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके इस पैटर्न के 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही लेना एग्जाम के लिए। ठीक है, कर लोगे ना। अब जैसे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द टेबल, ये प्राइस यदि आपको 10 और क्वांटिटी कितना दिया हुआ आपको 100, उसके बाद प्राइस आपको दिया हुआ है 15 और क्वांटिटी कितना है 150। वही सेम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन फॉर्मूला, मतलब टिप्स पे होना चाहिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, सीधी बात है। ठीक है, बरोबर ईडी बरोबर। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना है 50, डेल्टा पी ये तो लफड़ा पड़ गया, 10 से प्राइस हो रहा 15 और क्वांटिटी है आपका 100 हो गया 150। सवाल ही नहीं उठता, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो अभी फिलहाल के लिए। यहाँ मान लो 150 है और यहाँ कितना आपका 100 है, तो डेल्टा क्यू निकालेगा तो कितना आ जाएगा -5/5 इंटू पी ले लो आपका 10 और ये 150। तो ये वापस से माइनस पहले ख़त्म करो ताकि ये परेशान नहीं करे। अब इसको सोल्व कर लो, ये तो हो गया आपका 10, इस 0 से 0 उड़ा दो तो ये हो गया आपका 10/15 हो गया। कितना हो गया है? तो पॉइंट में आएगा आपका, क्या आएगा आपका पॉइंट में आएगा, तो ये लेस देन यूनिटरी हो जाएगा। जो भी आएगा वैल्यू निकाल के आ जाना। ठीक है, अरे यार ये माइनस में आ रहा ना, 100 में से 150 माइनस किया तो माइनस का 50 आया, और मैंने फॉर्मूले के आगे भी माइनस लगाया तो माइनस से माइनस फ्री कर दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, बहुत ईजी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर ईच अदर। आगे बात समझ में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो ज़्यादा वेटेज आ जाए तो आपको समझाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो दूसरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड कर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और मैंने जो डिमांड कर बनाया है वो कॉफ़ी का बनाया है, किसका बनाया है, और कॉफ़ी का प्राइस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे प्राइस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं प्राइस की बात करूँगा तो ये सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जब मैं तुमसे इन फैक्टर की बात करूँगा तो ये प्राइस क्या हो जाएगा। और जब प्राइस कांस्टेंट होगा, सुनते जाओ मेरी बात को, और जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, मतलब उस कंडीशन में डिमांड में शिफ्ट होगा, क्या होगा। और जब एक कमोडिटी की सिर्फ प्राइस में चेंज होगा एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, तो वहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में, क्या होगा, या तो वो सेम कर्व पे डाउनवर्ड जाएगा या सेम कर्व पे क्या जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा। इज इट क्लियर। बिल्कुल बनाएंगे ना, किसका डायग्राम चाहिए, ये टी और कॉफ़ी का डायग्राम हो गया। ठीक है, मूवमेंट का डायग्राम अभी समझाऊंगा मैं। अभी ये शिफ्ट क्लियर है, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड कर कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ जाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टी का प्राइस कम होगा तो कॉफ़ी का डिमांड भी कम होगा, क्यों, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं वो चाय पीने लग जाएंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस पर। इसी बात में मेरी चाय ठंडी हो रही है, मुझे याद है, और मैं पी लूँगा उसको। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग कंसर्न। अब इतने साल पढ़ा के तुम्हारे इशारा तो समझ ही जाता हूँ मैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, जैसे वो पीछे बैठा सोच रहा है कि यार कब ये क्लास खत्म हो और कब मैं जाऊँ और मज़े मारूँ। अब ये देखो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, जैसा भी मैंने, सुन लो, जैसा भी मैंने ये बताया, अब इनका डायग्राम पता होना चाहिए अपने को।
जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो व्हीकल का डिमांड कम होगा, तो व्हीकल का डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट करना है कांस्टेंट प्राइस में। पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, तो व्हीकल का डिमांड कर को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। ये मैंने समझा रखा है तुमको, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। अरे भैया ज़्यादा पैसा कमाओगे तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे, कम पैसा कमाओगे तो मिलावट वाली चीज़ें खानी पड़ेगी, हल्की क्वालिटी की चीज़ें खानी पड़ेगी। 25 रुपये किलो का गेहूँ वो आदमी खाएगा जिसकी इनकम ज़्यादा है, 15 रुपये किलो का गेहूँ उस आदमी को खाना पड़ेगा जिसकी इनकम कम है बेचारे की, उसके पास मजबूरी है, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और जब इनकम कम होगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी क्या होगा, कम। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो जब तुम नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व बनाओगे तो वो कांस्टेंट प्राइस पर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इस केस में क्या होगा सेठिया, कांस्टेंट प्राइस पर वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, आगे बात समझ में। तो ये तो है नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स लोअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोफेसर गिफन लेके आए थे ये कॉन्सेप्ट, गिफन गुड्स, जो अपन एक्सेप्शन में पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे गिफन गुड्स की, किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, और इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका डायग्राम तो कैसे बनेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, याद रखना, अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो डिमांड कर क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड कर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इजी से भी इजी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, बहुत इजी है। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which offers the same level of satisfaction। जिस हिसाब से मेरे पास सामने जवाब आ रहा है, विच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, तो मुझे लग रहा है कि काला तो पेपर फाड़ के आ जाएगी इस बार। सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। इसका मतलब ये x और ये y, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 10 7 5 और 4 कंज्यूमर इनडिफरेंट है, मतलब जो उसको सेटिस्फेक्शन पहले कॉम्बिनेशन में मिल रहा है उतना ही बी पे मिलेगा, उतना ही सी पे मिलेगा, और उतना ही किस पे मिलेगा, डी पे मिलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। आगे बात समझ में, ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ये इसका डायग्राम होता है। इंडिफरेंस कर्व ना तो x को टच करेगा ना y को टच करेगा, ना ये एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, नाइदर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। और इसका जो स्लोप, हाँ, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और इसका जो स्लोप होगा वो MRS को रिप्रेजेंट करेगा। MRS और MOC दोनों सही एक ही चीज़ है। MOC प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, MRS कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। आगे बात समझ में। तो MRS में जब एक कंज्यूमर X कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए Y कमोडिटी का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो MRS होता है, ठीक है। लेकिन MRS का जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुव वो X कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए Y की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा। जब मैं यहाँ MRS निकालने बैठूंगा, क्या निकालने बैठूंगा, जब मैं यहाँ MRS निकालने बैठूंगा तो फर्स्ट पे तो नील आएगा, सेकंड पे मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं यहाँ पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कर देता हूँ इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में। तो यहाँ MRS क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और वहाँ MOC क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे बात समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर। एक्सप्लेन शिफ्ट इन डिमांड कर एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। पर एक बार मैं चाय पी लेता हूँ फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कर लेंगे कवर। देखो यहाँ पर आता है तुम्हारा चेंज इन, मैं पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करा रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले 2 घंटे लग रहे हैं पर कर लो, सॉर्टेड हो जाएगा तुम्हारे लिए।
कोई बात नहीं, एक ही जगह पे सारी चीज़ें अपन कवर अप कर लेंगे, टेंशन मत लो। 15 स्लाइड होगी ना, 16वें पे चल रहा हो जाएगा कंप्लीट, मत टेंशन लो। अभी क्या टाइम हो रहा है? अरे तो क्या हो गया, अपन ने तो 15 मिनट लेट स्टार्ट करिए। अरे अभी तो जितना हो रहा है उतना तो पढ़ो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। क्या होता है डिमांड कर्व में? और मूवमेंट कब होता है? जब कमोडिटी की क्या होती है? प्राइस चेंज होती है। क्या होती है? कमोडिटी की प्राइस चेंज। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आपके अदर फैक्टर्स है, क्या है आपके अदर फैक्टर्स? क्या रहेंगे आपके? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे आपके अदर फैक्टर्स? और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? यहाँ पर दो चीजें आती है, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे बात समझ में? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है? जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अदर फैक्टर क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और डिमांड कर्व सेम कर्व पे डाउनवर्ड जाता है। कहाँ जाता है? ये है डायग्राम उसका। इसको मैं टेबल से बता देता हूँ। जैसे ये कमोडिटी की प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस थी 10 से 5 होगी तो डिमांड कितना हो गया? 10 से 15। अब जब तुम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ये प्राइस 5 से 10 हो रहा है, डिमांड हो रहा है 10 से 15। अब समझ, प्राइस जब 10 रुपये तो डिमांड कितना है? 10। अभी तू इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है? अब हो गया प्राइस 5, 5 से कितना हो गया? 15। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तो ये एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। क्या है ये? उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, सॉरी कम नहीं होता है, क्या होता है? बढ़ता है, तो क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अदर फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर सेम कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होगा। क्या होगा? कैसे मूवमेंट होगा? ये प्राइस शब्दों पे जाओ। एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। ये प्राइस 10 से कितना कर दिया मैंने? 15। ये 15 से कितना हो गया? 10। अब 10 पे ये ले लो, यहाँ पर 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 10 ले लो, और यहाँ पे भी क्या ले लो? 15 ले लो। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है? 10 पे कितना है? 15। मतलब ये 10 पे 15 भी हम इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है? अब 15 पे कितना हो गया? 10। हम इस पॉइंट पर आ गए, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया। क्या हो गया ये? ठीक है। तो ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब दूसरी बात अपन करते हैं यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड कर। ये तो मैंने बताया आपको चेंज। अब ये आता है आपका चेंज इन डिमांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड को अपन बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर। क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स क्या होंगे तुम्हारे? चेंज होगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? और इसके जो दो पैरामीटर्स है, वो दो पैरामीटर्स हैं आपके। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हो गए? सबसे पहला पैरामीटर हो गया आपका इंक्रीज इन डिमांड। क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड। जब कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज इन डिमांड एट कांस्टेंट प्राइस। क्या होता है? तो डिमांड कर तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन प्राइस कांस्टेंट है। क्या है? मेरा प्राइस कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? और आता है उसके बाद आपका डिक्रीज इन डिमांड। क्या आता है? डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? जब आपका कांस्टेंट प्राइस पर, किस पर? तो वही फंडा हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड एट कांस्टेंट प्राइस। डिक्रीज इन डिमांड एट कांस्टेंट प्राइस। तो क्या हो गया भाई साहब? ये आपका डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा? तो इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। पानी आया मेरे लिए, पी गए ये सारे के सारे। ठीक है। तुम बैठ के आराम फरमाओ, यहाँ बैठ के मैं गला फाड़ फाड़ के चल रहा हूँ। गला मेरा सूख रहा है, पानी पी रही है, ये भी बढ़िया काम। और यहाँ इधर तो बेचारा टीचर पढ़ाने में लग रहा है, इतनी देर में तो बोतल ही खाली कर दी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में जानकारी दे देता हूँ, पहली बार सुन रहे होंगे तुम मेरे मुंह से। ठीक है। ये जो डिमांड कर्व होता है, इस डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है। इसको मिड पॉइंट से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कितने पार्ट में? तो इसको नाम दे दे Q, इसको नाम दे दे A, और इसको नाम दे दो B। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैं इसको मिड पॉइंट से, सुन लो मेरी बात, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन क्या होता है? अपर सेगमेंट होता है। क्या होता है?
लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो ईडी रहेगा वो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा? अब मैं थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इस मतलब मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? नीचे की तरफ चलोगे तो लेस देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ईडी क्या रहेगा, यहाँ पर ईडी रहेगा तुम्हारा 0। क्या रहेगा? और यहाँ पर ईडी क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। ये ज्योमेट्रिक मेथड बोला जाता है। इसको मिड पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मिड पॉइंट से ऊपर ग्रेटर देन 1 इनफाइनाइट जाएगा, नीचे की तरफ लेस देन 1 और 0 जाएगा आपका। इसका फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये मान लीजिए आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस हो गया 5 से 10, डिमांड हो गया 10 से 5, टोटल एक्सपेंडिचर लिखवा रखा मैंने एक एक एक्सपेंडिचर के बारे में विद डायग्राम और विद टेबल आपको लिखवा रखा है मैंने, समझ लेना, उसको एक बार पढ़ लेना। ये एक्सपेंडिचर हो गया 50 और 50। एक्सपेंडिचर के अंदर 3 डिग्री लागू होती है, बस तुम तो कोर चीज समझ लो। ईडी इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस चेंज होने के कारण चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, उसके अंदर क्वांटिटी में इतना चेंज होता है, मतलब क्वांटिटी बढ़े चाहे कम हो, कि जो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये यूनिटरी होती है। क्या होती है ये? तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का आएगा। किसका आएगा? कि भैया जैसे मान लो तुमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, तो एक्सपेंडिचर अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो इक्वल टू 1 बता के आ जाना, मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ने के कारण एक्सपेंडिचर कम हुआ, अब जैसे दूसरा होता है आपका ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड में इतना चेंज होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस बढ़ने पर तो कम होगा, और प्राइस कम होने के कारण क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। क्या होगा? इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, और प्राइस कम होने के कारण एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। क्या हो गया है? उसके बाद तीसरा जो सेगमेंट आता है तुम्हारा, वो तीसरा सेगमेंट आता है ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1 के अंदर प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में इतना चेंज होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस बढ़ने पर बढ़ेगा, और प्राइस कम होने पर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स आ रहा है। क्या आ रहा है? इनवर्स। किसके बीच में? प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में। किसके बीच में? और यहाँ पर जो रिलेशनशिप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? कैसे आ रहा है? समझो चीज को, वो ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? सुन लो मेरी बात को। कैसे आ रहा है कि प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम। वहाँ उल्टा हो रहा था। आगे बात समझ में? तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। आगे बढ़ो। रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल रिलेटेड होता है लॉन्ग रन से, याद रखना, ना कि शॉर्ट रन से। रिटर्न्स टू अ फैक्टर वो होता है शॉर्ट रन, जहां पर एक फैक्टर फिक्स होता है और एक फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। और रिटर्न्स टू स्केल किसको बोलते हैं? जब सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे फैक्टर वेरिएबल। तो रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? लॉन्ग रन से। विच कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कोई ना बोला वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसको बोला जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। क्या होती है? एक कांस्टेंट अमाउंट को इंक्रीजिंग यूनिट से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है वो चेंज नहीं होता है, वो आउटपुट के हर लेवल पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? आगे बात समझ में? तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, अरे बहुत ईजी है, टोटल फिक्स कॉस्ट TC प्लस TFC। एक मिनट इधर ध्यान लगाओ। TC फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। TVC और TFC मिलके क्या बनता है? TC। और TFC क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? यही सुन लो, ये सारी बातें। भले आउटपुट 0 हो जाए तो भी आपकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट चेंजेस
चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आपका आउटपुट के साथ क्या होता है, चेंज होता है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, कम। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, अंडरस्टूड। आगे बात कर लेता हूं आपसे कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, याद कर लो इसको। टोटल फिक्स कॉस्ट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। उसके बाद ये आपका टोटल कॉस्ट होता है जो इनवर्स एस शेप होता है, और ये होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगी जब आउटपुट जीरो रहेगा, लेकिन टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगी बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आएगा एग्जाम में, ये इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सुन लेना ध्यान से। बहुत वैसे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, डिमांड के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड तो इंपॉर्टेंट है, पर लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ के जाना इस बार। लॉ ऑफ डिमांड बीइंग अदर थिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अजम्पशन, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन नंबर ऑफ बायर, नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक्सेप्शन याद करके जाना, वेबलन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो ज़्यादा प्राइस पर ही ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं। गिफन गुड्स मैंने बताया दिया, हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम तो डिमांड कम। और ये होता है इररेशनल जजमेंट, व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ ए गुड विद इट्स प्राइस। ये याद से पढ़ के ही जाना। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। उसके अजम्पशन और उसके अपवाद रट लेना, ठीक है। अब कॉस्ट पे आ जाओ वापस से। तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये टीएफसी है। क्या है ये, मतलब टीसी और टीएफसी के बीच का जो डिफरेंस है वो टीएफसी होता है। क्या होता है वो, आगे बात, हाँ, वेबलन इफेक्ट वही होता है, प्रेस्टिजियस गुड्स। ये हाईली प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, ये प्रोफेसर वेबलन लेके आए थे ये इफेक्ट, ठीक है। तो इसको, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको ज़्यादा प्राइस पर ही ज़्यादा डिमांड किया जाता है, जैसे BMW हो गया, ऑडी हो गया। हाँ, सोशल डिस्टिंक्शन वाला तो सप्लाई में आएगा। जैसे मान लो हिंदू कम्युनिटी के लोग अलग चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका स्पान ऑफ डिमांड लिमिटेड है, तो उनकी ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। वो इसका एक्सेप्शन नहीं है, वो एक्सेप्शन है उसका, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई है वो, ठीक है। तो इधर ध्यान लगाओ प्लीज़, अभी रुक जा। ये होता है तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ये होता है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है ये, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। इनका बिहेवियर, मतलब एक कर्व क्या क्या होती है वो याद रखना, अभी बताऊंगा मैं सारी कर्व। जैसे 3 तो मैंने अभी बता दी। इनवर्स एस नहीं होता, इनवर्स एस शेप होता है टीसी और टीवीसी, और टीएफसी होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, आउटपुट कितना भी चेंज कर लो, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑलवेज इंटरसेक्ट द, ये मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। कहाँ से करता है, जो एवरेज कॉस्ट होती है और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाती है, ठीक है। टोटल वेरिएबल को, अरे तो इजी है ना, जब आउटपुट, अभी तो समझाया, जब आउटपुट जीरो होगा, ये लिख रखा देख मैंने, अरे एक मिनट, इट चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ रहा, आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, आउटपुट कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कम। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए तो ये जो देख, इधर देख, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है टीवीसी, ये ओरिजिन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होता है तो ये कॉस्ट भी क्या होती है, आपकी जीरो होती है। क्या होती है, ये जीरो होती है। आगे बात समझ में। उसके बाद बहुत ईजी है यार, अरे हलवा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है ये, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, प्रॉफिट होता है। क्या होता है ये, प्रॉफिट होता है आपका। आगे बात समझ में। उसके बाद अच्छा, एक प्रॉफिट से याद रख लेना एक चीज, अगर आप टीआर में से टीवीसी माइनस करते तो ग्रोस आएगा। क्या आएगा, हालांकि अभी इसने ग्रोस और नेट का तो बाइफर्केशन मांगा नहीं,
तो अपन ने प्रॉफिट लिख दिया। क्या लिख दिया अपन ने? बट टीआर में से जब टीवी से माइनस करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? और टीआर में से जब टीसी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अभी समझाया मैंने आपको। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ये आपका फिक्स रहेगा, फिक्स विद, अभी मैंने आगे समझाया आपको, चेंज इन आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इट चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट। आगे बात समझ में? अगर आउटपुट जीरो होगा, अगर आपका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा, तो ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट होगा, इट विल नॉट चेंज। ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एग्जांपल देना चाहो तो दे देना। ये हो गया आपका मशीन और ये हो गया आपका लेबर। खत्म, पूरे नंबर। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता तुम्हारे को नंबर काटने पे। ठीक है? तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है, ये फिक्स रहेगी। चाहे आउटपुट जीरो तो भी फिक्स रहेगी। मशीन एग्जाम्पल है। और ज़्यादा ही हो तो बता देना है कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? इनवर्स ए शेप होती है। एक और डिफरेंस बता दिया मैंने तुमको, लिखना चाहो तो 4 नंबर में आ जाओ तो घबराना मत, एक और ठोक के आ जाना साथ के साथ ही। ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। आउटपुट जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है? क्या है ये? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये शॉर्ट रन है। क्या है ये आपकी? ये आपका शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर कैपिटल इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, याद रखिए उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा ये, मैं कह रहा हूँ, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, इसको याद करके जाना, मतलब जाना। आगे बात समझ में? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन 4 नंबर में पूछेगा इस बार। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। ठीक है? तो अब मैं इसको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, एक बार सुनो मेरी बात प्लीज। तो ये मेरा यूनिट्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर मैं निकालता हूँ MP नील 10 15 20 15 10 5 0 और -5। मेरा जो TP आएगा वो 0 10 25 45 60 70 75 75 और वापस से 70। ये टेबल याद रखना है। अब ये टेबल अगर याद नहीं हो रहा तो कुछ भी बस MP याद रख लो। क्या याद रख लो? मेरी बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 10 के बाद 5 बढ़ाओ, फिर 5 और बढ़ाओ, फिर 5 से कंटिन्यू कम करते जाओ। अगर MP याद हो गया तो TP कैसे बनाना है? 0 पे तो 0 रहेगा TP। अब यहाँ पर लिखो 10 पहली यूनिट पर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। पहली यूनिट पर TP और MP हमेशा बराबर रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जब आप प्रोडक्शन फंक्शन की बात करोगे तो फर्स्ट यूनिट पर आपका TP, फर्स्ट यूनिट पर आपका MP और फर्स्ट यूनिट पर आपका AP, ये तीनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये पहली हिंट होती है मिसिंग वैल्यू की। ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने 10 लिखा, 10 में फिर आपने इस 15 को प्लस करोगे तो 25 आ गया। कितना आ गया? 25 में आप 20 को प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा। मतलब MP का समेशन करना है मेरे को। उसके बाद 45 में 50 प्लस करूँगा तो 60 आएगा। 60 में 10 प्लस करूँगा तो 70 प्लस 5 75 प्लस 0 75 -5 70। सिंपल से भी सिंपल। तो कुछ भी मत करो, मार्जिनल प्रोडक्ट लिख, 10 लिख, 10 में 3 बार 5 5 प्लस कर दे, 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20। उसके बाद लगातार 5 5 माइनस करता रहे -5 तक। इतना तो कर ही सकते हो। ओके? नहीं कर सकते हो क्या? उसके बाद बता ही दिया मैंने आपको जुगाड़, MP को प्लस करते जाओ, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू में काम आएगा। किस में काम आएगा? तो MP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बलवानी? डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q होता है। क्या होता है? और MP का एक और फॉर्मूला होता है TPn माइनस 1। AP का फॉर्मूला होता है TP अपॉन Q। अभी अपन मुद्दे से भटक गए। अभी अपने से क्या पूछा उसने? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की, जैसे ये मशीन है, क्या है ये? इसमें पहला लेबर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, 3 यूनिट तक तो मशीन बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि मशीन को चाहिए 3 लेबर। तो पहली स्टेज में क्या होगा कि आपका MP बढ़ेगा। क्या होगा? तो यहाँ पर MP बढ़ेगा तो TP भी बढ़ेगा। और कौन सी रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इतना याद रख लो, इसके कोजेस मत याद रखो फिलहाल। तो MP बढ़ेगा तो TP इंक्रीज होगा, और TP इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। क्या है वो? उसके बाद MP क्या होगा? MP डिक्लाइन होगा तो TP इंक्रीज तो होगा,
लेकिन उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम। इसको बोलते हैं अपन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब जैसे आपने मशीन को चौथा, पांचवा, छठा और सातवां लेबर दिया तो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो सही मशीन, लेकिन उसका रेट क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट। मशीन को चाहिए थे 3 लेबर, आपने दिया चौथा, पांचवा, छठा, तो कॉस्ट बढ़ी। एंड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। हायर द कॉस्ट, हायर द प्रोडक्शन, लोअर विल बी द कॉस्ट। लोअर द प्रोडक्शन, हायर विल बी द कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आती है। कम माल बनाओगे तो खर्चा तो उतना ही आ रहा है, ज़्यादा माल बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तीसरी स्टेज में तो तुमने उस मशीन की ऐसी हालत ख़राब कर दी कि भैया वो जिंदा ही नहीं रह पा रही। तो यहाँ पर तो क्या हो गया आपका, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और टीपी क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? अब इसको डिफाइन कैसे करेगा, इसको कैसे डिफाइन करेगा, सुन ले, अरे सुन ले इधर। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अरे लिसन टू मी, when more and more units of variable factor is combined with fixed factor, marginal product initially increases, then decreases, and a stage must ultimately comes when it becomes zero and negative। खत्म कहानी। ये चित्र बनाओ, ये टेबल बनाओ, ये इसका चित्र है, ये आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से आपका टीपी बनेगा। ठीक है, इसी की रिलेशनशिप है ये। एमपी और एपी की, टीपी और एमपी की रिलेशनशिप भी यही है। जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जब एमपी कम हो रहा है तो टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, जब एमपी नेगेटिव हो रहा है तो टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एमपी जब जीरो होगा तो टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये 4 रिलेशनशिप बता के आ जाना, पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये तुम्हारा चित्र भी बना दिया अपन। खत्म करो बात। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और देखो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व विद डायग्राम, अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या क्या होता है निकालो फटाफट से। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सबसे पहला रिलेशन है जब आपका एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होता है। जब आपका एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होता है तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। देखो ये लिखा हुआ है, देखो ना कॉपियों में, हो सकता है मैं भी गलत बता दूं। ठीक है, तो जब आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। यही है ना, बिल्कुल यही होगा। दूसरा, जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और तीसरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। कब? जब आपका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, जो अभी मैंने बताया था एक एमसीक्यू। तो व्हेन आपका व्हेन एसी इज मिनिमम। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये दोनों यू शेप कर्व होती है, याद रखना। क्या होती है ये? तो ये तो आपका एवरेज कॉस्ट है, क्या है आपका, और इस एवरेज कॉस्ट को कट करते हुए जा रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट। कौन कट करते हुए जा रहा है? तो पहले तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल कम है, फिर मार्जिनल ज़्यादा हो गया और एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को अपने लोवेस्ट पॉइंट से क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? और एमपी और एपी में भी रिलेशनशिप यही समझ लो, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में रिलेशनशिप। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट, उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, एवरेज प्रोडक्ट कम होता है, याद रखना। हाँ बता दूं एक बार हो, जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। और यहाँ पर एमपी और एपी इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, कब, जब एपी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एपी। तो देखो प्रोडक्शन और कॉस्ट में अपोजिट संबंध चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका मतलब यहाँ तो मैंने क्या बोला, ये मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट से कट कर रही है। ठीक है, कौन से पॉइंट से कट कर रही है? लेकिन जब मैं आपको एपी और एमपी का डायग्राम बना के दूंगा तो एमपी का डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, और एवरेज को एपी इस तरह बनता है। तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट से कट करते हुए निकलती है इसको। तो पहले एमपी ज़्यादा रहता है, एपी कम रहता है, फिर एपी ज़्यादा हो जाता है, एमपी कम हो जाता है। और एपी इज इक्वल टू एमपी कब रहता है, जब एपी मैक्सिमम है। क्या है, एपी। तो ये चीज़ याद रखना है, जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा ना, क्या इक्वल होगा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा
और जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होगा ना तो एपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये छोटी सी बात है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इस बीच के अंदर सुन लो मेरी बात, रिलेशनशिप तो मैंने आपको बता दिया, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और एक चीज़ तो रहेगी आपकी, ये वाला क्वेश्चन तो रहेगी आपका, ये देखो ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये डिस्कस द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व सारी की सारी आपको लिखनी है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होती है, जैसे टीसी हो गया, टीवीसी हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, क्या हो गया आपका, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ले लिया अपन ने, एवरेज फिक्स हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज कॉस्ट ले लो एक, क्या ले लो एक, ये सब आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट है। क्या है ये आपकी, तो टीसी तो क्या होता है, इनवर्स एस शेप होता है, क्या होता है, इनवर्स एस शेप होता है, क्या होता है ये, टीसी भी क्या होता है, इनवर्स एस शेप होता है, क्या होता है। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, क्या होता है ये आपका। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने बताया आपका यू शेप होता है, क्या होता है ये आपका, यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है आपका, यू शेप होता है, क्या होता है, मतलब कॉस्ट पहले कम होती है फिर इंक्रीज होती है। अरे टोटल कॉस्ट का जो बिहेवियर है ना, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में जो बता रहा हूँ उसमें दो बात इंपॉर्टेंट याद रखना, एमपी पहले इंक्रीज होता है और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता है। एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, वही मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, नहीं डिमिनिशिंग रेट से होगा टोटल कॉस्ट। फिर मार्जिनल कॉस्ट आपका इंक्रीज होता है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है आपका, यू शेप होता है, क्या होता है, ये भी आपका यू शेप होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कॉस्ट निपटा दिया, प्रोडक्शन निपटा दिया, रिलेशनशिप निपटा दी, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, वो वाली लाइट ऑफ रख, वो दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। कौन सा डायग्राम बता, इसकी टेबल मैंने बनवा रखी है। अब टेबल के हिसाब से हर डायग्राम तुम बना सकते हो, एक साथ अलग अलग बना के आना। अगर अलग अलग पूछी ना सारी शॉर्ट रन कॉस्ट कर तो फ्री हैंड से बनाना डायग्राम, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्केड्यूल क्वेश्चन नहीं मांग रहा है तो फ्री हैंड से डायग्राम बना के आओ इस तरह, और उसका बिहेवियर लिख के आओ कि वो कर्व आपकी क्या होती है, यू शेप होती है, इनवर्स एस शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब मल्टीपल, अभी आ गया आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इन विच मार्केट फॉर्म्स मेक ए कार्टल, ओलिगोपोली के अंदर बनता है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है आपके कार्टल्स बनते हैं। बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए। ओलिगोपोली फर्म वो फर्म होती है जहाँ पर फ्यू बिग फर्म्स होती है, क्या होती है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और ईच फर्म हैज सिग्निफिकेंट शेयर इन द मार्केट। तो हर फर्म की प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। इन द सिंगल मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस टेकिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकिंग फर्म होती है, क्या होती है वो, प्राइस टेकिंग फर्म। क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसके बारे में ध्यान से सुन लो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजीनियस, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो शेप साइज कलर नेचर सब में एक जैसा है। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज कांस्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइस क्या रहेगा, क्यों रहेगा प्राइस कांस्टेंट, क्योंकि एक अकेला बायर पूरे मार्केट की डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता और एक अकेला सेलर पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज प्राइस टेकिंग। ये आ जाता है कि प्राइस टेकिंग बिहेवियर क्या होता है, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ होल मार्केट और ए इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ होल मार्केट। इसलिए यहाँ पर फर्म्स क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। क्या होती है, एक और एमसीक्यू, फर्म को लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म को लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मैंने तुमको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि पूरा ध्यान अभी सिर्फ सुनने में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। समझो किसी बात को, कल पेपर है,
फोकट टाइम पास करोगे, नुकसान तुम्हें है मुझे नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, ठीक है। अब ये हो गया आपका, आगे बढ़ जाओ फटाफट से, खत्म होने वाला है तुम्हारा माइक्रो का पोर्शन। ठीक है, इफ डिमांड एंड सप्लाई कर बोथ शिफ्ट टू द राइट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपका डिमांड और सप्लाई कर दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपका क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी और ओक्यू। अब ये भी आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और ये भी आपका क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस क्या रहेगा, क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इसके अंदर याद रख लेना, अगर दोनों में इक्वल चेंज है तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, वो बात अलग है। अगर दोनों में कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा। और डिमांड अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगा, और सप्लाई अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो प्राइस, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी बताऊंगा मैं। इफ़ अ प्राइस ऑफ ए मार्केट, अगर इफ़ एट ए प्राइस मार्केट सप्लाई, अगर मार्केट डिमांड से ज़्यादा होगा तो क्या है उसके अंदर, मार्केट सप्लाई, वो अगर आपका मार्केट डिमांड से ज़्यादा होगा तो वो डेफिशिएंट डिमांड कह सकते हो, या एक्सेस सप्लाई बोल दो उसको। आप क्या बोल दोगे उसको, आप एक्सेस सप्लाई। फ्री एंट्री एंड एग्जिट दैट द मार्केट प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, market price will always free entry and exit of the firm implies that the market price will always be equal to, मार्केट प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, प्राइस क्या रहेगा आपका, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बताओ ये क्या है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। क्वांटिटी डिमांड तो आपको दिया हुआ है 200 माइनस पी, इधर ध्यान लगाओ, और क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ है 120 प्लस पी। जब मार्केट इक्विलिब्रियम पर होता है, किस पे होता है, तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपन इसको इक्वल करते हैं तो 200 माइनस पी इज इक्वल टू 120 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसको इधर ले जाओगे आप तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2p, तो प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 40 आ गया। क्या आ गया, अब इक्विलिब्रियम प्राइस तो मेरा 40 आ गया। क्या आ गया, अब उसने क्या पूछा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, तो ये 200 माइनस क्या हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 160। पर तुम्हारा तो मन कह रहा है कि नहीं यार मैं तो नहीं मानूँ, तो तू इसमें रख दे, ये ले 120 प्लस 40 कर दे तो भी कितना हो जाएगा 160। आगे बात समझ में। ये वही वाला क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मार्केट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट सप्लाई के इक्वल होता है। प्राइस टेकिंग बिहेवियर ऑफ फर्म मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, यहाँ पर प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। क्या है प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इसलिए फर्म को क्या होना पड़ता है, प्राइस टेकर। क्या होना पड़ता है, फर्म प्राइस टेकर क्यों है, बिकॉज ए इंडिविजुअल बायर, because a individual buyer cannot influence the demand of market, वो पूरे मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और एन इंडिविजुअल सेलर, और एक जो इंडिविजुअल सेलर होता है, क्या होता है, इंडिविजुअल सेलर होता है, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ होल मार्केट। एक अकेला बायर पूरे बाजार की डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक अकेला सेलर पूरे बाजार की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। इमरान जैन अगर बाजार में काजू बेच रहा है और अगर ये सोचे कि यार मैं ही काजू बेचने वाला हूँ और कोई नहीं बेचेगा, तो ये इसकी गलत फहमी है। भैया तू नहीं बेचेगा तो वो कोटा से खरीद के ले आएगा, कोटा वाला नहीं बेचेगा तो जयपुर से ले आएगा, और जयपुर से नहीं बेचेगा तो जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ से इम्पोर्ट करा लेगा। इसका मतलब ये है कि अ सिंगल बायर और अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई ऑफ द मार्केट। जब वो डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं तो प्राइस आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो भी बाजार के अंदर प्रिवेल कर रही है। ये होता है प्राइस टेकिंग बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेना बस। 4 फीचर मैंने आपको बता ही दिए।
क्या क्या होते हैं बताओ एक बार और सुन लो। प्राइस कांस्टेंट होता है, होमोजीनियस गुड्स होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, और बोलो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है, और बोलो वो क्या कहते हैं उसको, परफेक्ट नॉलेज होती है यहाँ पर बायर को। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है वहाँ पे? कांस्टेंट होता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का मतलब बायर भी बहुत सारे, सेलर भी बहुत सारे। कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस कांस्टेंट रहती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है वो शेप, साइज, कलर, नेचर में एक जैसा होता है। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो सब जगह सेम रहेगा। फ्री एंट्री एग्जिट, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और परफेक्ट नॉलेज मतलब आपको बायर को पूरी नॉलेज है बाजार के अंदर कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का मिल रहा है। रिन साबुन खरीदने जाएगा तो तेरे को याद रहेगा कि यार 5 रुपये का या 10 रुपये का सब दुकानों पे इतने का ही मिलेगा, ये भी याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, तो वो परफेक्ट नॉलेज होता है। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ, अच्छा ये डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेशन पे ध्यान मत लगाओ, तुम तो ध्यान लगाओ सिर्फ और सिर्फ प्राइस सीलिंग। किसके ऊपर ध्यान लगाओ? प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस दैट अ बायर कैन चार्ज फ्रॉम द मैक्सिमम प्राइस दैट अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि मान लीजिए कोई गरीब किसान है, अब वो गरीब किसान के घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब उसने सोचा यार कि जो गेहूँ जो होते हैं जैसे राइस और व्हीट होता है ना, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है। क्या होती है? फूड ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे? ये फूड ग्रेन्स होते हैं। अब बेचारा गरीब किसान तो ये सोच के बैठा है यार कि गेहूँ आपना ताई तो 10 रुपये किलो में मतलब को जो अपना आराम से एक बोरी गेहूँ खरीद लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए बेचारा हर्ष काला बहुत गरीब आदमी है बेचारा, हालात का मारा, अब जो 10 रुपये किलो का गेहूँ है वो 25 रुपये किलो हो गया। तो ये तो बेचारा वो वहाँ चौराहे पे टंकी पे जाके खड़ा हो गया आत्महत्या करने के लिए कि यार भैया मैं तो नहीं जिंदा रह सकता, 25 रुपये किलो तो मेरी हैसियत नहीं है। तो सरकार कहेगी बेटा इधर क्या हो गया, क्या दिक्कत है कि यार भाई साहब 25 रुपये किलो को गेहूँ पड़ रही हो यार, कशा हमारी ज़िंदगी गुजारूँ। तो सरकार ने सेलर को बोला, किसको बोला? कि दुकानदारों को बोला कि भैया आप 15 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो प्राइस सीलिंग होता है ना वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैक्सिमम प्राइस दैट अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। अच्छा, दूसरी बात ये इट इज जनरली लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है? कम होता है। अब इसका डायग्रामेटिक इम्प्लीकेशन समझो। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस ओके। अब ये 25 रुपये किलो का गेहूँ अभी मान ले, कितने रुपये किलो का गेहूँ है, ये टंकी पे खड़ा हो गया, मैं तो मर रहा हूँ। सरकार ने बोला है बेटा नीचे आ, मत मर। क्या चाहिए कि यार मेरे गेहूँ सस्ता कराओ। सरकार ने बोला ले भैया 15 रुपये किलो में खरीद। ठीक है भैया, ये खुश हो गया। अब इसके जैसे जाने कितने गरीब है, उठ के पड़ गए वो तो दुकानदारों के पास आके बैठ गए। अब दुकानदार के क्या नुकसान है सुन ले। दुकानदार के ये नुकसान है कि दुकानदार ये दिमाग लगाएगा यार साला मैं 25 रुपये किलो का गेहूँ 15 में क्यों बेचूँ, मैं भी नहीं बेचूँ। तो दुकानदार क्या कर देगा, शटर गिरा देगा कि भाई साहब माँ के पास तो माल ही कौन ही। सरकार के, अब सरकार से दुकानदार क्या कह देगा, हमारे पास तो माल ही नहीं है। मथुरा लाल जी के नमकीन अगर मान लो तुम 200 रुपये किलो से 100 रुपये किलो सरकार करने के लिए कहते तो मथुरा लाल जी नमकीन ही बनाने बंद कर देंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। नुकसान में कौन काम करेगा। अब उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण समझो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, जब सरकार ने प्राइस कम करवाई तो ये तो है तुम्हारी सप्लाई, क्या है तुम्हारी, तो ये सप्लाई तुम्हारी देखो ये ई पॉइंट है, क्या है ये, तो ये ई से पी पर आ गई, मतलब सप्लाई तो हो रही है कम, और जो डिमांड है वो ई से कहाँ पर आ गया, क्यू पर आ गया। तो डिमांड तो बढ़ गया और सप्लाई होगी कम, क्योंकि इसके जैसे जाने कितने गरीब लोग उठ के पड़ गए यहाँ तो कि यार भैया हमारे तो फोकट में दो। अब इसके कारण जो ये पी क्यू है, ये पी क्यू क्या है, आपका एक्सेस डिमांड है, क्या है ये, इसको ऐसे समझ, ये Q1 ले ले, ये Q2 ले ले। सरकार ने जैसे 15 रुपये प्राइस करा तो तुम्हारा जो डिमांड है वो यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक, तो तुम्हारा डिमांड आ गया OQ2 पे, किस पे आ गया, लेकिन दुकानदार शटर गिरा के बैठ गया, तो यहाँ पर सप्लाई किस पर आएगी तुम्हारी, OQ1 पे आएगी, किस पे आएगी, तो बचा क्या तुम्हारा Q1 Q2, ये जो गैप बच रहा है ये क्या है तुम्हारा एक्सेस डिमांड है, क्या है ये। अब बेचारा ये वापस परेशान,
इसने ये सोचा यार कि 15 रुपये किलो का गेहूँ हो गया तो मेरे तो मज़ा आ गया। अब दुकानदार तो इसको माल ही नहीं बेच रहा, इसने क्या करा, वापस जाके टंकी पे खड़ा हो गया कि भैया मैं तो वापस कूदूँ। फिर सरकार जाएगी, बेटा इधर आ, क्या दिक्कत है तेरा, कि यार भाई साहब यहाँ था ना बोली 15 रुपये किलो में गेहूँ अलग हो, यहाँ तो दुकानदार ने शटर ही गिरा लिया, मांगा तो दिक्कत आएगी। तो सरकार बोलेगी बेटा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हमने तेरे लिए एक और विशेष सुविधा दे रखी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। सरकार बोलेगी बेटा कुछ मत कर, राशन कार्ड बनवा, उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में आ और 10 रुपये किलो का गेहूँ 5 रुपये किलो में ले जा। तो ये हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द अल्टीमेट कोर सॉल्यूशन ऑफ प्राइस सीलिंग। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है, ये पता ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, मुझे पता है कि तू यहाँ का सबसे रईस आदमी है, पर फिर भी कभी कभी ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए अपने को। अब अपन बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। किसकी बात करते हैं? जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर प्राइस। ये क्या होता है? मिनिमम प्राइस दैट अ सेलर, मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, ये जनरली इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? किसान के। तो ये होता है, वो होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, विच इज, ये लिखना जरूरी है, विच इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब चलते हैं अपन इस हमारे सेशन के सबसे, हमारे इस पूरे इंस्टीट्यूट के सबसे महान आदमी के पास, और वो महान आदमी और कोई नहीं है, वो महान आदमी हमारा वन एंड ओनली एरू, जो करता है सबको भेरू। ठीक है, अब ये बेचारा एक गरीब किसान है। ठीक है, खेती बाड़ी करके ये अपना गुजारा चला रहा है। अब इन्होंने भगवान से दुआ करी कि भैया इस साल शीत लहर नहीं चलनी चाहिए, इस साल सर्दी के अंदर ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए, हमारी फसलें बढ़िया होनी चाहिए। भगवान ने सुन ली इसकी, और इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। अब ये उम्मीद करके बैठा हुआ है कि यार पिछले साल तो मेरा जो गेहूँ है वो 25 रुपये किलो बिका, तो इस साल भी मेरा गेहूँ 25 रुपये किलो बिकेगा। पर फॉर्चुनेटली पूरे भारत देश के ऊपर भगवान मेहरबान हुआ, इसके अकेले के ऊपर थोड़ा ना होंगे भगवान मेहरबान, सबकी फसल अच्छी हुई। तो बाजार के अंदर क्या हो गया, बम्पर स्टॉक आ गया। क्या आ गया? अब वो जो 25 रुपये किलो का गेहूँ, अब ये क्या उम्मीद लगा के बैठा है, ये तुम्हारा सप्लाई, ये तुम्हारा डिमांड, ये ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इक्विलिब्रियम। अब ये तो सपने देख रहा 25 रुपये किलो के, ये तो सपने देख रहा 25 रुपये किलो के, लेकिन जैसे ही ये कृषि उपज मंडी में गया माल बेचने, वहाँ पे इसके ढेर के लगे सिर्फ 15 रुपये किलो। अब ये बेचारा परेशान, हताश, निराश। ठीक है, ये रोने लग गया बिल्कुल भयंकर तरीके से। ठीक है, अब ये भी क्या करा, ये भी जाके टंकी पे जाके चढ़ गया कि भैया मैं भी मरूं। तो सरकार कहेगी बेटा नीचे आ यार, क्या चाहिए तेरे? यार भाई साहब, यार माँ को मुँह तो सोच रहे थे कि मारो गेहूँ 25 रुपये किलो बका को, पर मारो गेहूँ तो 15 रुपये किलो बक रही हो, मारो तो नुकसान हो गया, घाटा हो गया मारा। तो सरकार फिर दुकानदार को, मतलब बायर्स को पाबंद करेगी। किसको? कि भैया कम से भी कम आपको इसके प्रोडक्ट के, ठीक है, कम से भी कम इसके प्रोडक्ट के, मतलब ये अभी बिक रहा है 15 रुपये किलो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या माननी पड़ेगी? 15, क्योंकि बाजार की जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, वो तो 15 रुपये किलो है। अब सरकार ने बोला कि बेटा 25 में खरीद। अब दुकानदार, अब मान लो आया, मेरे पास आया, ऋतिक के पास आया बेचने, तो हम तो शटर लगा के बैठ गए कि यार भैया हम क्यों खरीदे यार, भाई दुकानदार 15 रुपये किलो की चीज़ को 25 रुपये किलो में नहीं खरीदेगा, तो वो तो दुकान बंद करके बैठ गया यार, हमारे तो ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीकेशन क्या है? जैसे सरकार ने बोला कि भैया आप इसकी ज़्यादा कीमत लो, तो क्या हो गया, बहुत सारे लोग सप्लाई बढ़ा के बैठ गए। तो सप्लाई तो आ गई तुम्हारी क्यू पे, देखो ये सप्लाई कर क्यू पे आ गई, और जो डिमांड है वो कहाँ चली गई? पी पे कम हो गई। अब इसको मिलाओ Q1, इसको मिलाओ Q2। अब जब सरकार ने प्राइस बढ़ाई तो सप्लाई बढ़ गई तुम्हारी OQ2 पे आ गई। किस पर आ गई? सप्लाई OQ2 पे आ गई, लेकिन डिमांड कहाँ पर आ गई? तुम्हारा OQ1। तो वापस से ये जो गैप आ गया आपका, ये गैप क्या है? आपका एक्सेस सप्लाई का गैप है। क्या है ये आपका? प्राइस सीलिंग में एक्सेस डिमांड होता है, फ्लोर प्राइस में एक्सेस सप्लाई होता है। तो इज इक्वल टू Q1 Q2, ये है तुम्हारा एक्सेस सप्लाई। क्या है तुम्हारा? ये एक्सेस सप्लाई है। ये क्या है तुम्हारा? एक्सेस सप्लाई। डायग्राम बनाना मैंडेटरी है, तभी तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, नहीं तो क्यों समझा था। अब ये हो गया आपका Q1 Q2,
बहुत इजी डायग्राम है, इसको पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, एक बार और देख लेना, ये वीडियो समझ में आ जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं है। अब एक्सेस सप्लाई, अब क्या हो गया, डिमांड तो हो गई कम, सप्लाई तो होगी ज़्यादा। अब वापस से इसका दिमाग खराब किया, मेरे प्रोडक्ट को तो कोई 25 में खरीद ही नहीं रहा, वापस गया शक्तिमान, शक 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 शक्तिमान, टंकी में जाके खड़ा हो गया कि भाई मुँह तो मर रही हो। तो सरकार के, अरे बेटा नीचे आया, नीचे आ जा, क्या चाहिए कि यार भाई साहब सरकार को गरीब किसान, और सरकार का काम ही सोशल वेलफेयर है, गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। सरकार को बिलो पॉवर्टी लाइन जो फार्मर्स है इनकी बात रखनी पड़ती है। तो ये आया नीचे, तो सरकार ने इनसे बोला कि कोई बात नहीं, तेरे लिए हमने एक बहुत शानदार जुगाड़ रख रखा है। तो सरकार, तो एरांश पूछेगा क्या है भाई साहब वो जुगाड़, तो सरकार आपसे बोलेगी MSP, जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि सरकार खुद सरकार ओपन मार्केट में क्या करती है, किसानों से डायरेक्ट परचेज करती है। यही गुड्स सरकार के गोडाउन्स में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और यही गुड्स PDS में काम आते हैं। कहाँ पे काम आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम आते हैं। कहाँ पे काम आते हैं, तो MSP की, इसको बोलते हैं अपन समर्थन मूल्य, याद रखना, कभी कृषि उपज मंडी में सुन लेना, समर्थन मूल्य पे। तो सरकार खरीदती है इसको, क्या करती है इसको, सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है। ठीक है, तो ये फ्लोर प्राइस, ये आपको याद रखना है। तो माइक्रो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुन लो, मेरी सुनो, मैक्रो अपन पढ़ेंगे, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, पर मेरी बात को सुनो, 1 मिनट प्लीज़ कीप क्वाइट। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने पूरे दिन भर बैठ के आपके लिए क्वेश्चंस को सॉर्ट किया, और सुनो तो सही, सुन लो मेरी बात, बोलो कोई भी मत। मैंने ये कोशिश की है कि तुम्हारे 90% कॉन्सेप्ट्स अपन ने इसके अंदर कवर कर लिए। देखो ठीक है, इन 90% कॉन्सेप्ट्स के अंदर 90% कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी आएंगे, ये मेरी एश्योरिटी है, आएंगे। ठीक है, अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल तुम्हारा पेपर होगा और तुम्हारा पेपर शानदार जाएगा, मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ। पेपर जाने के बाद जो रिव्यूज़ हैं वो इतने तगड़े होने चाहिए कि आदमी भी देख ले कि यार कि हाँ भाई हमने कुछ जाके पढ़ा है। क्योंकि सुन लो मेरी बात, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक पढ़ाना, संभालना, एक्सप्लेनेशन करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। 17 लोग आके 17 तरह का ज्ञान जरूर देते हैं। सुन लो मेरी बात कि यार फलाना ये है, फलाना ढिमकड़ा है, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ तो लिखाई नहीं होती है। पर तुम जब पेपर देके, तुम अकाउंट्स के पेपर में भी जब पेपर देके बाहर निकले, मैंने तुम्हें 2 दिन तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए सॉर्टेड, वो कॉन्सेप्ट अपने एग्ज़ाम में आए। अभी भी मैंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तुमको उतना कंटेंट दे दिया है जितना तुम्हारे काम का है। इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो काम आएगा। अब तुम्हें मेरा काम करना है, उस काम में तुम्हारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ये सोच लूँगा कि तुम मतलबी इंसान हो। क्या हो तुम? तो कल वो एनर्जी दिखनी चाहिए अपने को एग्ज़ाम के बाद। वो जो भी है वो पेपर देने के बाद करना है अपने को। ठीक है, अब अपन अब सुन लो अब सुनो, मेरी ये रिक्वेस्ट है, अभी बज रही है 6:46 हो रहा है। सुनो मेरी बात, अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी 5:15 बजे के लगभग, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स में अपन ने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए। इतना ही टाइम मैक्रो में लगेगा, इसको समझ लो। एक बार फिर घर जाओगे, ये वीडियोज़ एक बार और देख लेना, उसके बाद तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है। हाँ, मैं हाथों हाथ अभी क्लास ओवर होते अपलोड कराऊंगा। माइक्रो का तो मैं अभी अपलोड करवा ही रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो 10 मिनट का गैप ले लेते फिर शुरू करेंगे। ठीक है।